हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पफुल मेंटोर। और आज है 21 डेज स्कॉलर जर्नी का डे 4, जिसमें हम अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप 3 का टॉपिक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जांपल, एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशो थी 3:2। अब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर वाई जो है वो एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करने लग गया बिजनेस के अंदर, जिस वजह से एक्स और वाई की रेशो 2 और 3 की रेशो हो गई, जो है हमारी न्यू रेशो। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा दोनों में? एक्स को पहले 3 हिस्सा मिल रहा था, अब उसे 2 हिस्सा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक्स पार्टनर ने अपना 1 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। वाई पार्टनर को 2 हिस्सा मिल रहा था, अब 3 हिस्सा मिलेगा क्योंकि वो बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर लिया, इसीलिए वाई पार्टनर यहाँ पर गेन करेगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। फॉर्मूला क्या है सेक्रीफाइस रेशो का? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फॉर एग्जांपल, एक्स और वाई की रेशो है 2:1, जो उनकी ओल्ड रेशो थी। अब वो फ्यूचर में अपनी रेशो चेंज करके उन्होंने 1:1 कर ली, जो उनकी न्यू रेशो है। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स की यहाँ पर ओल्ड रेशो कितनी थी? 2, 2/3। वाई की ओल्ड रेशो 1/3। न्यू रेशो है दोनों की इक्वल, तो 1/2, 1/2। फिर एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक्स का यहाँ पर 1/6 हिस्सा आया है, जो सेक्रीफाइस हिस्सा है। वाई का यहाँ पर माइनस में आया है, तो ये ऑटोमेटिकली कौन सा हिस्सा होगा? उसका गेनिंग हिस्सा होगा। जिस वजह से एक्स ने यहाँ पर 1/6 हिस्सा सेक्रीफाइस किया है और वाई ने 1/6 हिस्सा गेन किया है। अब यहाँ पर एक बात स्टूडेंट्स को ध्यान देनी है, अगर आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल रहे हो, सेक्रीफाइस रेशो निकालने टाइम पे उस टाइम पे जो प्लस में आएगा वो पार्टनर सेक्रीफाइस होगा और माइनस में आने वाला पार्टनर गेन पार्टनर होगा। अगर आप यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालते हो तो गेनिंग रेशो के टाइम पे प्लस में आने वाला पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा और माइनस में आने वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टननर होगा। सेकंड है यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब रिकंस्टिट्यूशन के केस में गुडविल की क्या ट्रीटमेंट है? तो 2 केसेस हैं गुडविल के। पहला केस है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। इसका मतलब जो गुडविल है वो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में शो हो रही है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। उस गुडविल को पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देते हैं। दूसरा केस है वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल के केस में गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना होता है। तो ये किस तरीके से करते हैं? पहला केस है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है जिसमें बैलेंस शीट की आइटम में, जिसमें बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल 1,20,000 की शो हो रही है और यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और उनकी ओल्ड रेशो है 3:1। हमने क्या सीखा था कि जब भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करेगी तो ये पुरानी गुडविल है और इसे सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जनरल एंट्री किस तरीके से बनेगी? अभी ये गुडविल एसेट साइड में है और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसे राइट ऑफ करने के लिए हम गुडविल को करेंगे क्रेडिट और सभी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1,20,000 की गुडविल को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड केस है वैल्यूड गुडविल। अब वैल्यूड गुडविल में मैंने एग्जांपल सेम ही अमाउंट से ली है, तो गुडविल की वैल्यू 1,20,000 है। यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर्स है और उनकी ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दे रखी है। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो है 3/6 और न्यू रेशो है 1/3, जिस वजह से ए का सेक्रीफाइस हिस्सा आ जाएगा 1/6। बी का नो गेन नो सेक्रीफाइस हिस्सा आएगा और सी का -1/6 यानी कि गेनिंग हिस्सा। तो यहाँ पर ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है और बी का कोई भी गेन कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है। जनरल एंट्री हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है कि जितने भी गेनिंग पार्टनर हैं उन्हें डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो सी पार्टनर गेनिंग पार्टनर था, इसलिए सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,20,000 की गुडविल थी जिसमें 1/6 करके 20,000 का हमारा अमाउंट आ गया। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। तो रिकंस्टिट्यूशन के केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है कि जितने भी गेनिंग पार्टनर है उनको हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और रिजर्व। अब प्रॉफिट लॉस रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा रिकंस्टिट्यूशन के केस में? इसमें भी 2 केस हैं, तो दोनों केस हमें सम में फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कौन सा केस से हमें सॉल्व करना है और कौन सा केस हमें गिवन है। तो पहला केस है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्लोज। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस और रिजर्व्स का अकाउंट है वो नई बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो होगा, इसीलिए हम उनका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो उस केस में हमें प्रॉफिट लॉस रिजर्व को ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट टू बी क्लोज। इसका मतलब जितने भी प्रॉफिट लॉस और रिजर्व हैं वो न्यू बैलेंस शीट के अंदर भी शो होंगे, इसीलिए हमें इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना होगा। पहला केस व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्लोज। इसमें मैंने एग्जांपल ली है कि बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है और जनरल रिजर्व, और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जिसे हम लॉस बोलेंगे। अब एक बात याद रख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट होता है और डेबिट बैलेंस लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री करेंगे। प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए अभी हमारा प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में यानी क्रेडिट साइड में है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम करेंगे इसे डेबिट। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। रिजर्व्स की भी सेम एंट्री बनेगी, रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। लॉस केस में एसेट साइड में हमारा लॉस शो हो रहा है तो डेबिट साइड में है, इसे बांटने के लिए क्रेडिट करेंगे और सभी पार्टनर्स को डेबिट। फॉर एग्जांपल XYZ पार्टनर्स है और उनकी रेशो है 3:1, ये उनकी ओल्ड रेशो है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शो हो रहा है 80,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस शो हो रहा है 60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,60,000 जो हमारा लॉस है। तो इनकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी? जो हमारा प्रॉफिट और रिजर्व था वो दोनों ही लाइबिलिटी साइड में शो हो रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दोनों को डेबिट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरीके से लॉस की एंट्री के लिए सभी पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस को क्रेडिट करेंगे और ओल्ड रेशो में हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा केस है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होंगे। व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट टू बी क्लोज, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं होंगे उस केस में हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन होगी और हमें 3 बैलेंसेस फिर से गिवन है। इस केस में हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो निकालने पर हमें पता चला कि जो एक्स और वाई पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जेड पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो जेड पार्टनर हमारा गेनिंग पार्टनर था, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब जेड के केस में जेड का हिस्सा है 2/6 और एक्स और वाई का हिस्सा है 1/6। वर्किंग नोट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 80,000 दे रखा था, जनरल रिजर्व का बैलेंस 50,000, तो टोटल हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हो गया 1,30,000, डेबिट बैलेंस हमारे पास लॉस है 40,000, नेट इफेक्ट हमारा आया 90,000 का। तो एंट्री हम 90,000 से करेंगे, तो 90,000 से रेशो में डिवाइड करने के बाद जेड का हिस्सा 30,000 और 90,000 का 1/6 15,000, 15,000 दोनों में अमाउंट आ जाएगी। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और कर सकते हो, इन तीनों का हम अलग अलग एंट्री बना सकते हैं, हम सेपरेट एंट्री भी बना सकते हैं, बट अगर हमें टाइम सेव करना है एग्ज़ाम में तो हम वर्किंग नोट में नेट इफेक्ट का सिर्फ एक ही जनरल एंट्री बना के एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। वट एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स चेंज कर रहे होते हैं तो उस केस में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं? सबसे पहली सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट, लॉस प्रॉफिट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
ये 5 चेंजेस और एडजस्टमेंट्स हैं जो हम रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इसके 2 केसेस हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्लोज हो रहा हो और नॉट क्लोज हो रहा हो। नॉट क्लोज के केस में जैसे हम प्रॉफिट लॉस रिजर्व का करते आए हैं वैसे ही करना है हमें। गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। क्लोज के केस में 2 केसेस हैं, अगर हमारी लायबिलिटी नहीं है और अगर लायबिलिटी है। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो रिजर्व को हम डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। अगर लायबिलिटी है तो 3 केस बनते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका ज़्यादा है लायबिलिटी से तो लायबिलिटी को पे करने के बाद जितना भी रिजर्व बचेगा उसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट और लायबिलिटी की अमाउंट इक्वल है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वो लायबिलिटी पे कर देंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है तो बाकी बचा लायबिलिटी का पार्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, लॉस के नाम से रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट इन विच ऑल द इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है। इसमें नॉमिनल नेचर अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं, जिसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यानी कि डेबिट साइड में हम लॉसेस और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और गेन को। जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर जितनी भी सन्ड्री एसेट्स इंक्रीज हो गई, ठीक है, एसेट्स इंक्रीज होने पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए बाय सन्ड्रीज एसेट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट इंक्रीज हो जाए उसी का वाइस वर्सा, अगर एसेट डिक्रीज हो जाए तो हमें लॉस होगा, इसलिए सन्ड्री एसेट्स को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे जितनी वैल्यू से वो डिक्रीज हुआ है। टू सन्ड्री लायबिलिटीज़, अगर हमारे बिजनेस में लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई तो उस केस में हमें लॉस होगा, इसलिए उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ डिक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा, इसीलिए क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केस में हमें इन सब वर्डिंग को ध्यान में रखना है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या फिर मेड हो रहा है तो उस केस में हमें लॉस है और लॉस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है तो उस केस में हमें फ़ायदा है तो वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी और अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड का मतलब वो एसेट या पर्टिकुलर लायबिलिटी पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की गई थी तो अभी हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इतनी सारी आइटम्स के बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पे अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट के नाम से, अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो लॉस के नाम से, जिसे हम ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ न्यू बैलेंस शीट। अब हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आने के बाद हमें न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो उसके क्या स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आया है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस आएगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। स्टेप 2, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस और अदर रिजर्व्स सभी रिकॉर्ड करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, वो हम नई बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। न्यू बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंजेस आया है उसे हम चेंज करके रिकॉर्ड करेंगे उनकी न्यू वैल्यू के साथ। ये है हमारा न्यू बैलेंस शीट बनाने के स्टेप्स।
नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेड टू पार्टनर एक्सेस और डेफिशिएंट अमाउंट। कैपिटल की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी? अगर कोई भी पार्टनर को न्यू फॉर्म के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कैपिटल लाने की ज़रूरत है तो उसे कैपिटल लानी पड़ेगी। अगर किसी पार्टनर का ज़्यादा कैपिटल अमाउंट बन रहा है तो उसे उस कैपिटल का वो हिस्सा पे कर दिया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करेंगे? तो यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी और इनकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद 30,000, बी की 40,000 और सी की 30,000 है। न्यू फॉर्म की कैपिटल है 1,20,000 जिसे हम तीनों पार्टनर्स में न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए न्यू रेशो इक्वली मान लिया है, तो 1,20,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,000 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि किस पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर और किस पार्टनर को पैसा वापस मिलेगा। तो यहाँ पर ए पार्टनर जो है उसकी कैपिटल 30,000 बन रही है पर उसे नई फर्म के अंदर 40,000 की कैपिटल लानी है। तो यहाँ पर 10,000 की कैपिटल और ए पार्टनर को लानी पड़ेगी, तो 10,000 की कैपिटल वो लेकर आएगा। बी के केस में 40,000 की उसकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट बन रही है और नए फर्म के अंदर भी 40,000 ही रिक्वायरमेंट है, तो इसे कोई भी पैसा लाने की ज़रूरत और ना ही इसे वापस मिलेगा पैसा। सी के केस में 30,000 की कैपिटल है और नए फर्म में 40,000 की रिक्वायरमेंट है, तो इसे भी 10,000 लेकर आना पड़ेगा। तो इस केस में ए और सी पार्टनर को 10,000 कैपिटल और लानी पड़ेगी फर्म के अंदर। अगर किसी पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा ज़्यादा हो रहा होता तो उसे वो पार्टनर कैपिटल का हिस्सा पे कर दिया जाता। 2 केसेस हैं। इफ़ पार्टनर हैव एक्सेस कैपिटल इट शुड बी पेड। अगर पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा ज़्यादा है तो उस केस में उसे कैपिटल की अमाउंट पे कर दी जाएगी। जनरल एंट्री क्या होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर पार्टनर की कैपिटल की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस केस में उसे वो पार्ट कैपिटल का लाना पड़ेगा। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये सारी एडजस्टमेंट थी रिकंस्टिट्यूशन के केस में। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।